गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े पुराने विलो के पेड़ को ठंडी हवा छू रही थी। लिंगफैंग नदी के किनारे अकेला बैठा चमकती चांदनी को निहारते हुए बढ़ई के कई बातों पर बार बार विचार कर रहा था। जिंगचैंग दौड़ता हुआ आया। बड़े भाई, आप क्या सोच रहे हैं? लिंगफैंग ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ओल्ड वैंग की कही हुई उन बातों के बारे में। जिंगचैंग ने सिर खुजाते हुए पूछा, आखिर उसने क्या कहा था? लिंगफैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में बस ओल्ड वैंग का वो चेहरा घूम रहा था जब वो सेंट सन की बात कर रहा था। उसके चेहरे पर श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों साफ दिखाई दे रही थी। एक साधारण बढ़ई की नजर में सेंट सन एक शानदार महल में रहता था और हर दिन तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस सेंट सन के प्रति वो इतना सम्मान रखता है, वो इस समय मोटे सादे कपड़े पहने गांव के प्रवेश द्वार पर बैठकर सस्ती चावल की शराब पी रहा था। लिंगफैंग के मन में अचानक सब कुछ साफ हो गया। इस बार पहाड़ से नीचे उतरकर दुनिया को देखने की उसकी यात्रा सच में सार्थक रही थी। ल्यूहे विलेज के तीनों लोग कई दिनों तक दक्षिण की ओर चलते रहे और आखिरकार शिनलो की सीमा पर स्थित बैशी टाउन पहुंच गए। यहाँ की जमीन सूखी और टूटी फूटी थी, सड़कें गड्ढों से भरी थी और घर भी टेढ़े मेढ़े दिखाई देते थे। पूरे नगर में रहने के लिए केवल एक ही सराय थी। सराय के मालिक ल्यू बॉस के चेहरे पर भौं से लेकर आंख तक एक लंबा निशान था। उसका स्वभाव बहुत कम बोलने वाला था। जब उससे उस निशान के बारे में पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, जवानी में लड़ाई हुई थी, उसी में लगा था। इसके बाद उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। रात के गहरे सन्नाटे में सराय में कोई दूसरा मेहमान नहीं था। लिंगफैंग नीचे अकेला बैठकर चाय पी रहा था। तभी ल्यू बॉस के पिछले साल मेरी पत्नी बीमारी से चल बसी। बच्चे को मार्शल आर्ट हॉल ने मुफ्त में शिक्षा देने के लिए भेज दिया। अब इस छोटी सी सराय में अकेला मैं ही रह गया हूं। लिंगफैंग ने पूछा, फिर आपने मार्शल आर्ट को दोबारा महत्व क्यों नहीं दिया? ल्यू बॉस ने सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लड़ाई और मारकाट के बीच सब कुछ आखिर एक खालीपन ही है। सराय खोलने से भले ही थोड़ी बहुत कमाई होती है, लेकिन कम से कम जिंदगी शांत है। बच्चे की देखभाल मार्शल आर्ट हॉल कर रहा है। अगर उसमें मार्शल आर्ट पावर जागृत हुआ तो वो वहीं। चौथे दिन सुबह तीनों वहां से निकलने लगे। ल्यू बॉस उन्हें विदा करने के लिए विशेष रूप से दरवाजे तक आया और रास्ते में भूख न लगे इसलिए सूखे भोजन का एक पैकेट उनके हाथ में रख दिया। लिंगफैंग ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। काफी दूर जाने के बाद अचानक पीछे से आवाज आई। ल्यू बॉस की दुबली पतली आकृति सराय के दरवाजे पर खड़ी थी। ल्यू बॉस ने पुकार कर कहा, अगर मार्शल आर्ट हॉल हमेशा इसी तरह आम लोगों का ध्यान रखता रहा तो साधारण लोगों की जिंदगी जरूर बेहतर होती जाएगी। लिंगफैंग ने मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज में जवाब दिया, होगी। रास्ते में जिंगचैंग ने हैरानी से पूछा, ल्यू बॉस ने सीधे सीधे मार्शल आर्ट हॉल की तारीफ क्यों नहीं की? क्यान रैंगशू ने धीमे स्वर में समझाया, कुछ लोग मीठी बातें करने में अच्छे नहीं होते, लेकिन उनके मुंह से निकला एक साधारण सा वाक्य भी दिल की सच्ची बात होती है। इस सुबह तीनों ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। रास्ते में वे अनगिनत गांवों और कस्बों से गुजरे। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बेहद बड़ा था। कुछ लोग मार्शल आर्ट हॉल के प्रति कृतज्ञ थे, जबकि कुछ ने तो मार्शल आर्ट हॉल का नाम तक कभी नहीं सुना था। फासनो प्रोविंस के एक गांव में लिंगफैंग की मुलाकात एक गरीब और अंधी बूढ़ी महिला से हुई। उसका पति 10 साल पहले सेना में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसकी बहू भी दोबारा शादी करके चली गई थी। अब वो पूरी तरह दूसरों के सहारे जीवन गुजार रही थी। लिंगफैंग ने धीरे से पूछा, क्या आपके मन में कोई शिकायत या नाराजगी है? बूढ़ी महिला ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जब मेरा बेटा देश के लिए लड़ने गया था तब उसकी जान देश की थी। उसने भविष्य में अपनी जिंदगी बेहतर होगी या नहीं इस बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब बूढ़ी महिला ने कस्बे में मौजूद उस मुफ्त मार्शल आर्ट शिक्षा केंद्र का जिक्र किया जहां सभी बच्चों को पढ़ने के लिए रखा जाता था, तो उसकी धुंधली आंखों में हल्की चमक दिखाई दी। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो जिंदगी जरूर पहले से बेहतर होगी। बूढ़ी महिला के झुर्रियों से भरे चेहरे को देखते हुए लिंगफैंग को बार बार ओल्ड वैंग, ल्यू बॉस और अलग अलग जगहों के उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की याद आती रही। क्यान दाओलियू ने उस समय उसे पहाड़ से नीचे जाकर आम लोगों की जिंदगी को करीब से देखने के लिए भेजा था। अब वो पूरी तरह समझ चुका था। पूरे 3 महीने की यात्रा के बाद आखिरकार एक साधारण सी गाड़ी मार्शल सोल सिटी के द्वार से होकर अंदर दाखिल हुई। लिंगफैंग ने गाड़ी का पर्दा उठाकर उस विशाल शहर को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से लौट कर आया हो। रास्ते में उसने बाराक के ग्रामीण इलाकों, फासनों के कस्बों और तियांदू की गलियों को देखा था। एक कटोरे हुला टांग ने भी उसके मन में अपने पिछले जीवन की यादें जगा दी थी। जिंगचैंग ने खिड़की से बाहर झांकते हुए उत्साह से कहा, देखो, शहर की दीवारों पर नए झंडे लगे हैं। झंडों पर स्वर्गदूत और कुंडली मारे ड्रैगन के आपस में जुड़े हुए चिन्ह बने थे। ये वही चिन्ह था जिसे लिंगफैंग ने खुद डिजाइन किया था। इस गाड़ी क्यानगू परिवार के बड़े घर के सामने जाकर रुकी। पोबाई यो तेज कदमों से आगे बढ़ी और लिंगफैंग के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने सीधे कहा, तुम बहुत दुबले हो गए हो। लिंगफैंग ने हंसकर उसे समझाया, अब मैं 12 साल का लड़का हो गया हूँ। लेकिन उसकी मां ने सीधे कहा, मेरी नजर में तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। पीछे खड़े क्यानगू शियोये ने बेटे के कंधे पर जोर से हाथ रखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके उस एक इशारे में 3 महीने की सारी याद और चिंता छिपी हुई थी। उसने लिंगफैंग को बताया कि बाकी सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। क्यानगू, डोंगशॉय, क्यानजून और अन्य लोग आंखें बंद करके आराम कर रहे थे और आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। किनलुआन, श्योंगशी और ग्वांगलिंग अपने अपने हाथ में चाय लिए बैठे थे। लिंगफैंग मुख्य भवन में गया और झुककर अभिवादन किया। क्यान दाओलियू ने 3 महीने की उसकी यात्रा का मूल्यांकन करते हुए कहा कि इस यात्रा ने उसके मन और मानसिक अवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया। उसका स्तर 70 पर पूरी तरह स्थिर हो चुका था और 71वें स्तर तक पहुंचने की दूरी अभी काफी थी। लिंगफैंग ने खुलकर बताया कि उसने जानबूझकर अपनी ब्रेक थ्रू छिपा कर रखी थी। वो कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर अकेडमी एलीट टूर्नामेंट के खत्म होने का इंतजार करना चाहता था और 70वें स्तर की कल्टीवेशन के साथ टीम का नेतृत्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, ताकि अपनी वास्तविक ताकत और उसी उम्र के दूसरे प्रतिभागियों के बीच का अंतर समझ सके। सभी कुप्पन एक दूसरे की ओर देखने लगे।
कीनलुआन ने सीधे कहा, 12 साल की उम्र में सोल सेंट का कोई समान उम्र का प्रतिबंधी ही नहीं है। शोंगशी ने मजाक करते हुए कहा, अगर तुम मैदान में उतरे तो बस विरोधियों को कुचलना ही होगा। ग्वांगलिंग ने भी सहमति जताते हुए कहा, उसे टीम का नेतृत्व करके जाना चाहिए। इससे पूरे महाद्वीप को मार्शल आर्ट हॉल की नई पीढ़ी की ताकत दिखाने का सही मौका मिलेगा। क्यान दाओलियो ने हाथ उठाकर सबकी बातचीत रोक दी। उसने बताया, 2 महीने बाद टियांदू सिटी में प्रतियोगिता आयोजित होगी। मार्शल सोल हॉल इस प्रतियोगिता का आयोजक है, इसलिए हमें एक प्रतिनिधि टीम तैयार करनी होगी। उसने लिंग फैंग से पूछा, क्या तुम टीम का नेतृत्व करना चाहते हो? लिंग फैंग ने तुरंत हामी भर दी। क्यान दाओलियो ने उसे छात्रों के चयन की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, दुनिया के सामने मार्शल आर्ट हॉल की नई पीढ़ी की ताकत साबित करनी है। अगले दिन मार्शल सोल हॉल अकेडमी के अरवन उद्यान में अलग अलग शाखाओं से चुने गए 20 प्रतिभाशाली छात्र व्यवस्थित रूप से कतार में खड़े थे। उनकी उम्र 23 से 24 वर्ष के बीच थी और उनकी आत्मशक्ति 43वें स्तर के सोल मास्टर से लेकर 51वें स्तर के सोल किंग तक थी। सभी के सामने 12 वर्षीय सेंट सन लिंग फैंग खड़ा था। लिंग फैंग ने अपनी आत्मशक्ति का जरा भी प्रदर्शन नहीं किया था, फिर भी उसके शरीर से निकलने वाला दबाव सभी को इतना तनाव में डाल रहा था कि उनकी हथेलियों में पसीना आ गया। लिंग फैंग ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में प्रतियोगिता के नियम समझाए। इस बार 7 मुख्य खिलाड़ियों और 3 प्रतिस्थापन खिलाड़ियों का चयन किया जाना था, जो प्रतियोगिता में मार्शल सोल हॉल का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसकी बात खत्म होते ही पूरे मैदान में हलचल मच गई। लिंग फैंग ने स्पष्ट कर दिया कि जीत हार का फैसला पूरी तरह छात्रों को अपनी क्षमता से हासिल करना होगा। एक मजबूत कदकाठी वाला युवक झाओ टिएजू तुरंत आगे आया और पूछने लगा। उसे चिंता थी कि अगर सेंट सन खुद टीम में शामिल नहीं हुए तो बाकी छात्र मार्शल सोल हॉल का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि मार्शल सोल हॉल में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। लिंग फैंग ने उसका नाम और उसकी साधना का स्तर पूछा। झाओ टिएजू ने अपना परिचय दिया। वो 24 वर्ष का 51वें स्तर का बैटल सोल किंग था। उसका मार्शल आयरन हेल्बर्ट कैंग वल्फ था और वो बारक ब्रांच हॉल से आया था। उसका स्वभाव सीधा था और वो हार मानने वालों में से नहीं था। झाओ टिएजू ने साफ कहा कि सेंट सन की मदद के बिना भी उनकी टीम जीत सकती है, लेकिन इससे उन्हें थोड़ा दबाव जरूर महसूस होगा। लिंग फैंग ने मुड़कर क्यान रेंचवे से राय मांगी। सफेद कपड़ों वाली युवती ने शांत स्वर में जवाब दिया, जीत या हार दोनों ही छात्रों के अपने अनुभव हैं, उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लिंग फैंग ने सभी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, हर व्यक्ति को पूरी ताकत से लड़ना होगा। मैदान का माहौल तुरंत गर्म हो उठा। अलग अलग शाखाओं से आए छात्र एक दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पहला मुकाबला शुरू हुआ। झाओ टिएजू का सामना एजिलिटी अटैक सिस्टम के 49वें स्तर के सोल मास्टर सुन किंग से हुआ। सुन किंग ने अपना मार्शल सोल आसानी से सक्रिय किया और उसका शरीर बेहद फुर्तीला हो गया। दोनों की शारीरिक बनावट में जमीन आसमान का अंतर था। मुकाबला शुरू होते ही झाओ टिएजू ने जोरदार मुक्का मारा और जमीन तक कांप उठी। सुन किंग ने अपनी तेज सोल स्किल के सहारे बगल से। दूसरे दौर की लड़ाई पूरे जोश में शुरू हुई। ल्यू रुयान की चाल आग की लपटों जैसी तेज और फुर्तीली थी। उसके अग्निमुख के लोहे के कवच से टकराते हुए शीमेंग के आसपास लगातार घूम रहे थे। उसकी उंगलियों से निकलती आग की धार लगातार फूट रही थी और सटीक रूप से लोहे के कवच की दरारों में घुस रही थी। जलने की भयंकर पीड़ा से शीमेंग गुस्से में दहाड़ते हुए मुक्के बरसाने लगा, लेकिन ल्यू रुयान की गति बेहद तेज थी। उसका अग्नि आत्मा बल अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए वो केवल पक्षी जैसी फुर्तीली और चालाक हमलावर शैली से लगातार प्रतिद्वंदी की ताकत कम करती रही। कई दौर की भिड़ंत के बाद शीमेंग के 2 पैर जमीन से अलग हो गए। ल्यू रुयान ने मौके का फायदा उठाते हुए एक तेज आग का गोला बनाया और उसे उसके सीने पर दे मारा। भयंकर विस्फोटक शक्ति ने शीमेंग को सीधे पीछे की ओर उड़ा दिया। ल्यू रुयान विजयी हुई। शीमेंग का पूरा शरीर काला पड़ चुका था और उसके घुंघराले बाल सिकुड़कर जमीन पर पड़े थे। वो कुछ खास करते हुए प्रशंसा करने लगा, तुम्हारी ये आग तो आग की दरार से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। ल्यू रुयान ने हल्के से हाथ उठाकर अभिवादन किया, मैं हार स्वीकार करता हूं। तीसरे मुकाबले में 49वें स्तर के आइस वोल्फ सोल मास्टर शेनहान मैदान में उतरे। उनके सामने 46वें स्तर के आयरन एबेकस सोल मास्टर कियान दोदो थे। आत्मा शक्ति सक्रिय होते ही पूरे शरीर पर बर्फ जैसे सफेद आइस वुल्फ की छाया उभर आई, जो बोन्स तक जमा देने वाली ठंडी हवा अपने साथ लेकर आई। शेनहान ने सामान्य दूर से नियंत्रण करने वाली रणनीति नहीं अपनाई। वो शिकार करने वाले भयंकर जानवर की तरह तेजी से झपटा। बर्फीली ठंडी हवा की परतों ने कियान दोदो की हर दिशा को बंद कर दिया। कियान दोदो का आयरन एबेकस हवा में घूमता हुआ उड़ने लगा। उससे निकले गिनती के मोती हवा को चीरते हुए आगे बढ़े, लेकिन वे शेनहान को छू तक नहीं सके। कियान दोदो का पूरा शरीर अकड़ गया, उसके होठ बैंगनी पड़ गए और आयरन एबेकस खनकते हुए जमीन पर गिर गया। शेनहान विजयी हुआ। कियान दोदो का कांपते हुए अपनी बाहें रगड़ने लगा, बहुत ठंड है, तुम्हारे आइस वल्फ की मारक क्षमता बहुत भयानक है। लगातार कई मुकाबले खत्म हुए और जीत हार का फैसला हो गया। हारने वाले भले ही मन से असंतुष्ट थे, लेकिन वे दिल से विजेताओं को स्वीकार कर चुके थे। मैदान के किनारे लिंग फैंग पूरे मुकाबले को ठंडी नजरों से देख रहा था। जिन चैन उसके पास आया और ल्यू रुयान, शेनहान और जाओ तेजू की लगातार तारीफ करने लगा। लिंग फैंग ने बस हल्के से कहा, देखते रहो। इस एक वाक्य ने जिन चैन का आत्मविश्वास तुरंत शांत कर दिया। 10 मुकाबलों के बाद 10 विजेता एक कतार में खड़े थे। लिंग फैंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और सभी को देखते हुए बोला, तुम 10 जीत कर आए हो, लेकिन मुख्य टीम में जगह केवल 7 है। किसी ने शिकायत नहीं की। सभी ने तुरंत 5 समूहों में मुकाबला शुरू कर दिया। यह लड़ाई अंतिम चयन की योग्यता से जुड़ी थी, इसलिए हर व्यक्ति ने पूरी ताकत झोंक दी। जाओ टिएचू का सामना 50वें स्तर के थंडर स्टॉर्म सोल मास्टर जो टाई से हुआ। वो केवल एक 10,000 वर्ष की आत्मा रिंग दूर था और सोल किंग बनने वाला था। उसकी बिजली की मारक शक्ति बेहद भयानक थी।
दोनों ने एक साथ अपनी 5 आत्मा शक्तियां सक्रिय की। आयरन हॉलबर्ड, कांग वुल्फ, हैन एम्परर, वुल्फ मंकी और थंडरस्टॉर्म की शक्तियां आपस में टकराईं। थंडरस क्लॉज ने हवा को चीरते हुए हमला किया और मुक्कों व बिजली की टक्कर से आसमान में चारों और लहरें फट पड़ी। चट्टानी मैदान गहरे गड्ढों से भर गया। जाओ टिएचू कई बार बिजली की चपेट में आया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, फिर भी वो एक कदम पीछे नहीं हटा। अंत में जोटाई पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। उसके मुंह से खून निकला, लेकिन उसने दांत भींचकर आखिरी ताकत लगाई और जाओ टिएचू को मैदान से बाहर उछाल दिया। जाओ टिएचू के पूरे शरीर पर पसीना था, उसके कपड़े जलकर काले हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में लड़ाई का जोश अब भी धधक रहा था। दूसरी ओर अग्नि शक्ति वाली ल्यू रुयान का मुकाबला 48वें स्तर की आइस बटरफ्लाई सोल मास्टर लिंग स्वे से हुआ। बर्फ और आग की आत्मा शक्ति जोरदार तरीके से टकराई और सफेद धुंध ने पूरे मैदान को ढक लिया। लिंग स्वे की आइस बटरफ्लाई ने ठंडी धुंध से पूरे क्षेत्र को बंद कर दिया। ल्यू रुयान ने अपनी अत्यंत तेज चाल के सहारे ठंडी हवा के बीच से रास्ता बनाया और सटीक रूप से प्रतिद्वंदी की रक्षा की कमजोर जगहों पर आके हमले किए। अंत में ल्यू रुयान ने मामूली बढ़त के साथ जीत हासिल कर ली। लिंग स्वे हार गई, फिर भी उसे पूरे मैदान से जोरदार तालियां मिली। शेनहान का मुकाबला 47वें स्तर के आयरन बोन हॉर्स सोल मास्टर मा जुन से हुआ। आइस वुल्फ ने पास जाकर भयंकर लड़ाई की और उसकी रक्षा को चीरते हुए एक हथेली के वार से उसे पीछे धकेल दिया। प्रतिस्थापन खिलाड़ियों के चयन की लड़ाई फिर से धधक उठी। हारने वाला जोटाई अपनी ताकत से प्रतिद्वंदी पर हावी रहा और लगातार 2 मुकाबले जीतकर स्थान पक्का कर लिया। लिंग स्वे की आइस बटरफ्लाई की ठंडी शक्ति जहां तक पहुंची, वहां तक किसी को टिकने नहीं दिया और उसने मजबूती से दूसरा स्थान हासिल कर लिया। स्थिर और शांत युवक सोंग युआंगक्वा ने अपने संतुलित आयरन वॉल मार्शल सोल के सहारे आखिरी प्रतिस्थापन स्थान हासिल कर लिए। 1 घंटे बाद पूरी सूची तय हो गई। मुख्य टीम में 51वें स्तर के सोल किंग जाओ टिएचू, आयरन हॉलबर्ड कांग वुल्फ, 48वें स्तर की सोल मास्टर ल्यू रुयान फ्लेम स्पैरो, 49वें स्तर के सोल मास्टर शेनहान आइस वुल्फ, 50वें स्तर के सोल मास्टर जोटाई थंडरस्टॉर्म, 46वें स्तर के ट्विन वाइन लू सनफोंग और सनफे, 47वें स्तर के एक्सप्लोजन हैनकिंग शामिल थे। प्रतिस्थापन में 47वें स्तर के ग्रीन एड सोर्ड ली मोयुन, 48वें स्तर की आइस बटरफ्लाई लिंग स्वे और 46वें स्तर के आयरन आर्मेप सोंग युआंगक्वा थे। 7 मुख्य और 3 प्रतिस्थापन, सभी तैयार थे। हर किसी के पास अपनी अलग खास चाल थी। लिंग फैंग 10 मार्शल आर्ट हॉल के सदस्यों के सामने खड़ा हुआ। उसकी गंभीर और प्रभावशाली आवाज पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। आज से तुम लोग मार्शल आर्ट हॉल की प्रतिनिधि टीम हो। 2 महीने बाद टियांदू सिटी जाकर पूरे महाद्वीप की उच्च स्तरीय सोल मास्टर एकेडमी एलीट कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मैं तुमसे चैंपियन बनकर शीर्ष पर पहुंचने की मांग नहीं करता, लेकिन तुम्हें मार्शल हॉल का सर्वोच्च दबदबा जरूर दिखाना होगा। 10 ने एक साथ जोर से जवाब दिया, जी। लिंग फैंग मुड़ा और वहां से जिन चन खुद की तुलना करने से खुद को रोक नहीं सका। बड़े भाई जाओ टिएचू, लिंग फैंग ने शांत स्वर में उसकी बात काटते हुए कहा, वो तुमसे ज्यादा मजबूत है। जिन चन के चेहरे पर असंतोष आ गया। मैं 43वें स्तर का गोल्डन ड्रैगन वैंग मार्शल हूं। मेरे मार्शल सोल की गुणवत्ता उससे कहीं ऊपर है। उसके पास सिर्फ 51वें स्तर का आयरन हॉलबर्ड कांगुल्फ है। मैं स्टार्स की बात कर रहा हूं। लिंग फैंग ने उसकी ओर देखा। जाओ टिएचू साधारण पृष्ठभूमि से आया है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ते हुए आज के स्तर तक पहुंचा है। उसके शरीर पर मौजूद घाव उसे हर लड़ाई को कीमती समझना सिखाते हैं। अभी जोटाई की बिजली के हमलों को झेलते हुए भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसके पास जो है वो अधिक इच्छा शक्ति है। ये तुम नहीं कर सकते। क्यान रेनशु एक तरफ खड़ी होकर मुस्कुराई। पीछे प्रशिक्षण मैदान से लगातार आत्मा तकनीकों के टकराने और विस्फोट की आवाजें आ रही थी। जाओ टिएचू और बाकी लोग पहले ही कठिन प्रशिक्षण शुरू कर चुके थे। सूरज की डूबती रोशनी ने पूरे मार्शल सिटी को सुनहरा कर दिया था। टियांदू सिटी की प्रतियोगिता का मंच अब उनके सामने था। अगर वे शानदार प्रदर्शन हासिल कर लेते तो चाहे टीम के सदस्य अपने अपने घर लौटकर आगे बढ़ें या मार्शल हॉल के उच्च पदों पर जाएं, उन्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी कल्पना दूसरे लोग भी आसानी से नहीं कर सकते थे। अगले दिन भोर होते ही प्रशिक्षण मैदान मार्शल हॉल का प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था। लिंग फैंग ने विशेष रूप से जल्द ही 96वें स्तर को पार करने वाले जू डॉल्यू युएग्वान और 98वें स्तर के किंगलुआन डॉल्यू को बुलाया था। दोनों शिखर स्तर के शक्तिशाली विशेषज्ञों के व्यक्तिगत प्रशिक्षण में मौजूद होने से टीम के सदस्यों ने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। अगर इनमें से किसी एक को अपना शिष्य बनाने का मौका मिल जाता तो वो उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता। अभी आसमान पूरी तरह उजला भी नहीं हुआ था कि जाओ टिएचू अकेले लकड़ी के खम्भों के सामने खड़ा होकर अपनी गति की कमजोरी को दूर करने के लिए अभ्यास कर रहा था। उसके दोनों हाथ पट्टियों से बंधे हुए थे और लगातार पसीने से भीग रहे थे। सामने मौजूद लकड़ी के खंभे जगह जगह दरारों और गड्ढों से भर चुके थे। चैन से बाहर हुआ खिलाड़ी सन किंग हाथ में सोया दूध लेकर वहां आया और खुद आगे बढ़कर उसका अभ्यास साथी बनने की पेशकश की। सन किंग का मार्शल सोल आसानी से सक्रिय हुआ और वो हरे रंग की छाया में बदलकर जाओ टिएचू के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। जाओ टिएचू बिना जल्दबाजी किए वहीं खड़ा रहा और उसकी चाल पर नजर टिकाए रहा। जब सन किंग 7वीं बार घूमते हुए बाईं ओर मुड़ा और अचानक हमला करने आया, उसी क्षण जाओ टिएचू ने तेजी से पीछे मुड़कर जोरदार मुक्का चला दिया। मुक्के की धार उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। जाओ टिएचू ने कहा, तुम्हारे घूमने का रास्ता एक पैटर्न में है। मैंने तुम्हें पूरी सुबह देखा और तुम्हारी चाल को समझ लिया है। सन किंग बेहद हैरान हुआ। इसके बाद उसने तुरंत पूरी ताकत से उसके साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया ताकि जाओ टिएचू की गति और शरीर की चाल को और बेहतर बनाया जा सके। मैदान के एक कोने में ल्यू रुयान पालथी मारकर बैठी थी। उसकी हथेली के ऊपर एक सघन आग का गोला तैर रहा था। वो बार बार उस आग को संकुचित और फैलाकर अपनी आत्मा शक्ति पर नियंत्रण को मजबूत कर रही थी। जू डॉल्यू युएग्वान गंभीर भाव से उसे निर्देश दे रहे थे। तुम्हारी आग में लचीलापन तो है, लेकिन शक्ति कम है। अगर सामने वाला रक्षात्मक मुद्रा में हो तो तुम्हारे लिए उसकी रक्षा भेदना मुश्किल होगा।
मुख्य बात आत्मा शक्ति को संकुचित करना है। युए गुआन ने अपना मार्शल सोल सक्रिय किया। सुनहरी लाल रंग की विशाल क्रिसैंथेमम की पंखुड़ियों से एक अत्यधिक तापमान वाली भीतर सिमटी हुई अग्नि शक्ति बनी। उसने उंगली के हल्के इशारे से एक पंखुड़ी गिराई। वो पंखुड़ी नीले पत्थर की जमीन पर गिरी और एक जोरदार विस्फोट हुआ। कुछ ही देर में वहां एक चिकना और गहरा छेद बन गया। लियू रुयान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने निर्देश को ध्यान से समझा और लगातार अपनी आंख को संकुचित करती रही। उसके माथे पर पसीने की बूंदें गिरती रहीं, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। मैदान के दूसरी ओर ठंडी हवा लगातार फैल रही थी। शेन हान और ज़ो टाई आपस में अभ्यास कर रहे थे। आइस वोल्फ और थंडरस्टॉर्म की आत्मा शक्तियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं। ज़ो टाई ने अपनी 5 आत्मा शक्तियां सक्रिय की और 2 बिजली की धाराएं सीधे सामने छोड़ दी। शेन हान ने बचने के बजाय बर्फीले ब्लेड को सामने से रोक दिया। बर्फ और बिजली आपस में टकराई और पूरा मैदान सफेद धुंध से भर गया। ज़ो टाई ने धुंध का फायदा उठाकर पास जाकर अचानक हमला किया। शेन हान ने शरीर को एक तरफ मोड़कर उसका हमला बचा लिया और तुरंत अपनी बर्फीली शक्ति से पलटवार करते हुए उसकी पीठ पर सीधा वार किया। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला लगातार जारी रहा। ज़ो टाई ने हाथ झटककर शरीर से ठंडी हवा दूर की। शेन हान ने सिर झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। तभी मैदान के किनारे से एक साफ और गंभीर आवाज आई, किंग लान दोलियो। एक सहायक धीरे धीरे बाहर आया। उसने नीले हरे रंग का वस्त्र पहन रखा था। चेहरा साफ और आकर्षक था, आंखें तेज और पैनी थी। उसने शेन हान की ओर देखा। शेन हान तुरंत मुड़ा और हाथ जोड़कर अभिवादन किया, किंग लान दोलियो। किंग लान दोलियो ने हाथ उठाया और एक धारा जैसी हवा बनाई जो उसकी उंगली पर घूमती हुई एक हरे नीले पक्षी में बदल गई। तुम्हारा आइस वुल्फ बर्फीली शक्ति और पशु मार्शल सोल दोनों गुणों को साथ रखता है, लेकिन तुम केवल बर्फ की शक्ति का इस्तेमाल करते रहते हो और भेड़िए की मूल प्रकृति को पूरी तरह छोड़ चुके हो। उसने उंगली से हल्का सा झटका दिया। छोटा पक्षी हवा में फिसलता हुआ घूमा और बेहद चालाक ढंग से आगे बढ़ा। भेड़िए का डर केवल उसकी ताकत में नहीं होता, धैर्य, सहनशीलता और चालाकी को साथ लेकर चलना ही इसका मूल है। तुम बर्फ पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हो और भेड़िए की स्वाभाविक प्रवृत्ति खो चुके हो। ठंडी हवा केवल तुम्हारा हथियार है, लेकिन भेड़िया तुम्हारी जड़ है। तुम्हें अपनी ठंडी हवा को भेड़िए के हमले का अनुसरण करवाना चाहिए, न कि खुद को बर्फ की शक्ति से बांध लेना चाहिए। शेन हान को जैसे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। उसने गहरी सांस ली। किंग लान दोलियो ने हाथ पीछे किया और मुड़कर वहां से चला गया। शेन हान फिर मैदान में लौट आया। उसने आंखें बंद करके अपने मन को शांत किया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी आंखों की कठोरता पूरी तरह बदल चुकी थी। ज़ो टाई उस नजर से घूरा गया तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके कुछ कहने से पहले ही शेन हान का शरीर बिना आवाज किए आगे बढ़ चुका था। इस बार उसने बड़े क्षेत्र में ठंडी हवा फैलाने के बजाय अपनी पूरी बर्फीली शक्ति को अपने शरीर के आसपास समेट लिया। उसके शरीर से 3 फीट के दायरे में ऐसा लग रहा था जैसे उसने आइस वुल्फ की खाल ओढ़ रखी हो। ज़ो टाई अचानक पीछे मुड़ा और पंजे से वार किया, लेकिन उसने केवल हवा को मारा। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम हार गए। ज़ो टाई का शरीर अकड़ गया। उसने धीरे से सिर नीचे किया। शेन हान का बर्फीला पंजा उसकी गर्दन के पीछे हल्के से टिका हुआ था। हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड उसकी त्वचा और मांस को भेद रही थी। अगर वो थोड़ा भी जोर लगाता तो उसकी गर्दन की हड्डी जमकर टूट सकती थी। ज़ो टाई कुश्यांग करते हुए बोला, तुमने बहुत तेजी से हाथ रोक लिया। उसने हार स्वीकार कर ली। शेन हान ने हाथ वापस खींच लिया और लंबे समय बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। दूसरी ओर जुड़वा सन फांग और सन फे अपनी ट्विन वाइन मार्शल सोल की 5 आत्मा शक्तियों के साथ प्रशिक्षण कर रहे थे। सन फांग की गति बिल्कुल कम नहीं हुई। मैं तुम्हारी बहन हूं, कोई बोझ उठाने वाली औरत नहीं हूं। प्रशिक्षण के दौरान तुम्हें बस सन फे समझना होगा। मिन गोंगसी हान किंग की 5 आत्मा शक्तियां सक्रिय थी। उसकी गति सबसे तेज थी, लेकिन उसकी मारक शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी। लिंग फेंग ने उसे रक्षात्मक प्रकार के झाओ टियातुजू के साथ अभ्यास करने की व्यवस्था की। झाओ टियातुजू ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, सिर्फ बचते रहने से कोई फायदा नहीं है। कमजोर जगह ढूंढो और हमला करो। गर्दन, जोड़ और आंखों जैसे हिस्सों पर ध्यान दो। केवल रक्षा की कमजोर जगहों को निशाना बनाओ। हान किंग को अचानक बात समझ में आ गई। उसने सिर झुकाया और लगातार घूमते हुए कमजोर जगहों को तलाशना शुरू किया। ऊंचे मंच पर लिंग फेंग पूरे मैदान के प्रशिक्षण को देख रहा था। क्यान रेंशु उसके पास खड़ी थी और धीमी आवाज में पूछ रही थी, क्या आप नीचे जाकर खुद उन्हें निर्देश नहीं देंगे? लिंग फेंग ने सिर हिलाया। बुनियादी बातें मैं पहले ही समझा चुका हूं, अब बाकी सब कुछ उन पर निर्भर है। क्यान रेंशु हल्के से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे मुड़कर वहां से चली गई। जिंग चैन उसके पास आया और लिंग फेंग की कही बात सुनकर अपनी ताकत अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो। लकड़ी के खंभे को तोड़ने के बाद ही बाकी की बात करना। शाम होते होते पूरे दिन का प्रशिक्षण समाप्त हुआ। सभी लोग अपनी अपनी आत्मा शक्ति को शांत करके उसे स्थिर करने लगे। झाओ टियातुजू का पूरा शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी लड़ने की भावना और भी ज्यादा ऊंची थी। लियू रुयन ने अपनी आंख को इंसानी सिर के आकार तक संकुचित कर दिया था और उसकी शक्ति पहले से दोगुनी हो चुकी थी। शेन हान के आसपास की ठंडी हवा पूरी तरह भीतर समा गई थी, जैसे कोई छिपा हुआ आइस वुल्फ शिकार के लिए इंतजार कर रहा हो। दोनों जुड़वा की सांस लेने की लय पूरी तरह एक जैसी हो चुकी थी। हान किंग सिर झुकाकर अपने हमले के तरीकों को दोबारा समझ रही थी। ज़ो टाई शांत होकर अपने हथियार को साफ कर रहा था। लिंग फेंग धीरे धीरे ऊंचे मंच से नीचे उतरा। उसकी आवाज पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी। कल से टीम युद्ध का अतिरिक्त प्रशिक्षण शुरू होगा। पूरे महाद्वीप की उच्च स्तरीय सोल मास्टर प्रतियोगिता एक सामूहिक मुकाबला है। तुम सातों को एक शरीर की तरह एकजुट होना होगा। सातों ने एक साथ जवाब दिया।
लिंग फेंग अकेला वहां से चला गया। उसके पीछे एक बार फिर आत्मा तकनीकों के टकराने और हवा के गूंजने की आवाजें फूट पड़ी। 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। सुबह सभी की अंतिम परीक्षा का दिन था। 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। आज सभी की अंतिम परीक्षा का दिन था। सुबह सुबह मार्शल सोल हॉल का प्रशिक्षण मैदान बेहद गंभीर माहौल से भरा हुआ था। सातों एक साथ खड़े होकर पूरी युद्ध संरचना में तैयार थे। सबसे आगे जाओ तिएजू था, जो सीधा आगे बढ़कर नजदीकी लड़ाई संभाल रहा था। शैन हान और लियू रुयान दोनों ओर फैलकर खड़े थे। उनकी बर्फ और आग की शक्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर संतुलन बना रही थी। जुड़वा पीछे की पंक्ति में थी और अपनी ट्विन वाइन शक्ति के सहारे जमीन के नीचे छिपी हुई थी। हान किंग चारों ओर घूमते हुए अचानक हमले के लिए तैयार थी। सबसे पीछे जोटाए था, जो अपनी बिजली की शक्ति जमा कर रहा था। सातों पूरी तरह एक हो चुके थे। अब वे 7 अलग अलग सोल मास्टर्स नहीं रहे थे। 60 से अधिक दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सभी में पूरी तरह बदलाव आ चुका था। जाओ तिएजू की शरीर की गति बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। लियू रुयान अब अपनी आंख को मुट्ठी के आकार तक संकुचित कर सकती थी। शैन हान ने भेड़िए के जहर और शिकार करने की आगे बढ़ने वाली विधि पर पकड़ बना ली थी। दोनों जुड़वां के बीच तालमेल बिल्कुल निर्दोष हो चुका था। हान किंग ने कमजोर रक्षा को भेदने की तकनीक सीख ली थी और जोटाए ने खुद को सोल किंग बनने के करीब पहुंचा लिया था। इन 2 महीनों के दौरान सातों ने टीम बनाकर अकादमी के सभी अभ्यास प्रतिद्वंदियों को हरा दिया था और एक भी बार नहीं हारे थे। लेकिन आज उनका प्रतिद्वंदी लिंग फेंग, क्यान रेंचू और जिन चैन 3 शीर्ष प्रतिभाएं थी। चट्टानी प्रशिक्षण मैदान के प्रवेश द्वार पर 3 आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ी। लिंग फेंग ने साधारण काले प्रशिक्षण वस्त्र पहन रखे थे। उसकी उंगली पर पानलोंग स्टाफ घूम रहा था। क्यान रेंचू सफेद और सादे कपड़ों में थी। उसका चेहरा अब भी उसी भेष में था। जिन चैन उसके पीछे पीछे चल रहा था। एक अदृश्य दबाव ने पूरे मैदान को घेर लिया। जाओ तिएजू आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, सेंट सन, कृपया हमें अपने हाथों से मार्गदर्शन देने की अनुमति दें। लिंग फेंग ने शांत स्वर में केवल 2 शब्द कहे, शुरू करो। युद्ध संरचना तुरंत सक्रिय हो गई। जाओ तिएजू सीधे जिन चैन की ओर झपटा। शैन हान और हान किंग बगल से घूमते हुए अचानक हमला करने लगे। जोटाए की बिजली सीधे सामने से प्रहार करती हुई आई। हर दिशा से आने वाले हमलों ने दोनों के पीछे हकने की राह पूरी तरह बंद कर दी। जिन चैन को अचानक घुटन महसूस हुई। वो अपना मार्शल सोल सक्रिय करने वाला था कि क्यान रेंचू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। क्यान रेंचू ने मार्शल सोल सक्रिय किया। 8 पंखों वाले एंजल का वास्तविक रूप प्रकट हुआ और चमकदार सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। सुनहरी रोशनी के दबाव में जाओ तिएजू का शरीर जैसे जकड़ गया और वो हिल तक नहीं सका। लियू रुयान की आग भी उसी क्षण पिघलकर खत्म हो गई। लिंग फेंग ने उसे आदेश दिया, पहले अपनी ताकत अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो। लकड़ी के खंभे को तोड़ने के बाद ही बाकी की बात करना। शाम होते होते पूरे दिन का प्रशिक्षण समाप्त हुआ। सभी लोग अपनी अपनी आत्मा शक्ति को शांत करके उसे स्थिर करने लगे। जाओ तिएजू का पूरा शरीर पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी लड़ने की भावना और भी ज्यादा ऊंची थी। लियू यान ने अपनी आंख को इंसानी सिर के आकार तक संकुचित कर दिया था और उसकी शक्ति पहले से दोगुनी हो चुकी थी। शैन हान के आसपास की ठंडी हवा पूरी तरह भीतर समा गई थी, जैसे कोई छिपा हुआ आइस वुल्फ शिकार के लिए इंतजार कर रहा हो। दोनों जुड़वा की सांस लेने की लय पूरी तरह एक जैसी हो चुकी थी। हान किंग सिर झुका झुकाकर अपने हमले के तरीकों को दोबारा समझ रही थी। जोटाए शांत होकर अपने हथियार को साफ कर रहा था। लिंग फेंग धीरे धीरे ऊंचे मन से नीचे उतरा। उसके बाद एक बार फिर आत्मा तकनीकों के टकराने और हवा के गूंजने की आवाजें फूट पड़ी। 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। आज सभी की अंतिम परीक्षा का दिन था। माहौल से भरा हुआ था। सातों एक साथ खड़े होकर पूरी युद्ध संरचना में तैयार थे। सबसे आगे झाओ तिएजू था, जो सीधा आगे बढ़कर नजदीकी लड़ाई संभाल रहा था। शैन हान और लियू रुयान दोनों ओर फैलकर खड़े थे। उनकी बर्फ और आग की शक्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर संतुलन बना रही थी। जुड़वा पिछली पंक्ति में थी और अपनी ट्विन वाइन शक्ति के सहारे जमीन के नीचे छिपी हुई थी। हान किंग चारों ओर घूमते हुए अचानक हमले के लिए तैयार थे। सबसे पीछे जोटाए था, जो अपनी बिजली की शक्ति जमा कर रहा था। सातों पूरी तरह एक हो चुके थे। अब वे 7 अलग अलग सोल मास्टर्स नहीं रहते। 60 से अधिक दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सभी में पूरी तरह बदलाव आ चुका था। शनभौ और इंसान दोनों ही जीवित रहना चाहते हैं, फिर हम साथ क्यों नहीं रह सकते? ग्वान युएना की चांदी जैसी आंखों में पहली बार हलचल हुई। उसने धीमी आवाज में दोहराया, साथ मिलकर जीवित रहना। वो हल्के से मुस्कुराई और हाथ उठाया। उसकी हथेली पर अनंत तारों भरे आकाश जैसी कोमल रोशनी इकट्ठी होने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे लिंग फेंग के सामने आकर तैरने लगी। ये मेरी मूल शक्ति है। इससे तुम्हारी 7वीं सोल रिंग कम से कम 3 लाख वर्ष के स्तर से शुरू होगी। उसने युवक की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, लेकिन आज तुमने जो कहा है उसे तुम्हें जरूर पूरा करना होगा। लिंग फेंग ने कुछ देर उस चमकती रोशनी को देखा, फिर गंभीरता से उसे स्वीकार कर लिया और सोल टूल में सुरक्षित रख लिया। मैं वरिष्ठ के भरोसे को कभी निराश नहीं करूंगा। ग्वान युएना ने मुड़कर लाइफ लेक में कदम रखा और झील के बीचों बीच जाकर धीरे धीरे गायब हो गई। दितियान तुरंत वहां आ गया। अधीनस्थ यहां है। ग्वान युएना ने बिना पीछे देखे कहा, ऑल कॉन्टिनेंट एलीट कंपटीशन खत्म होने के बाद जाओ तिएजू को स्टार डाउ में वापस लाना। वो यहां आकर मेरी मूल शक्ति को आत्मसात करके साधना करेगा। दितियान ने हैरानी से पूछा, मास्टर? ग्वान युएना ने पीछे मुड़े बिना शांत स्वर में कहा, मैं 10,000 वर्षों तक सोई थी। उसकी आवाज खत्म होते ही उसकी चांदी जैसी आकृति धीरे धीरे झील के नीचे डूब गई। झील की सतह फिर से पूरी तरह शांत हो गई।
दितियान ने मुड़कर 12 वर्षीय लिंगफेंग को देखा। वो युवक शांत भाव से अपनी हथेली में तैरती चमकती शक्ति को देख रहा था। उसका मन और स्वभाव उसकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व था। दितियान मन ही मन आह भरकर बोला, मास्टर ने सच कहा था, ये बच्चा इंसानों और सोल बीस्ट के बीच युद्ध की दिशा बदलने वाला एकमात्र परिवर्तन है। दोनों आकाश में उठे और तेजी से मार्शल सोल सिटी की ओर लौटने लगे। उनके पीछे लाइफ लेक शांत और निशब्द था। झील के तल में गुआन युएना आंखें बंद करके फिर से सो गई। शुंगजुन का शरीर पर्वत जैसे विशाल था और उसके हर कदम से जमीन कांपती थी। वान याओ वांग के शरीर के चारों ओर धूसर भूरी ऊर्जा लिपटी हुई थी। उसकी गहरी हरी आंखों में ठंडी चमक छिपी थी। शुंगजुन ने धीमी आवाज में पूछा, वो इंसानी बच्चा चला गया? दितियान ने उदासीनता से सिर हिलाया। शुंगजुन तुरंत गुस्से में दहाड़ उठा। उसकी आवाज गरजते बादलों जैसी थी। सिर्फ 12 साल के इंसानी बच्चे के लिए मास्टर ने अपनी मूल शक्ति तक दे दी। क्या ये इंसानों के प्रति जरूरत से ज्यादा पक्षपात नहीं है? हजारों वर्षों से इंसानों और सोल बीस्ट के बीच युद्ध चलता आया है। हमारे कितने ही साथी इंसानों के सोल मास्टर्स के हाथों मारे गए। हम अपनी सारी उम्मीद एक इंसान पर कैसे लगा सकते हैं? इंसानों का जीवन मुश्किल से 100 साल का होता है। जब वो बूढ़ा होकर मर जाएगा तब भी हम अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वान याओ वांग ने शांत स्वर में कहा, शुंगजुन, इस व्यक्ति को कम मत आंकना। उस एक वाक्य ने पूरे क्षेत्र को शांत कर दिया। उसके शरीर में शुद्ध ड्रैगन क्लैन का रक्त बहता है। उसके मार्शल आउल में लाइट और डार्क दोनों सेक्रेड ड्रैगन की विरासत मौजूद है। उसके शरीर पर ड्रैगन क्लैन की शक्ति का प्रभाव है। इसके अलावा उसके भीतर फायर ड्रैगन किंग और वाटर ड्रैगन किंग की प्राचीन ड्रैगन क्यू भी मौजूद है। अभी जब मास्टर ने अपनी मूल शक्ति छोड़ी तो उसके शरीर में मौजूद दोनों ड्रैगन क्यू ने एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया की। बीजी के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया, यहां तक कि दितियान भी धीरे धीरे मुड़ गया। वान याओ वांग ने आगे कहा, मेरे पास उसके भरोसेमंद होने के कई पुराने प्रमाण हैं। मैं उसे 6 साल की उम्र से जानता हूं। उस समय कियान डाओली उसे सोल रिंग हासिल करने के लिए जंगल में लेकर आया था। वो बच्चा मेरे सामने खड़ा रहा और जरा भी नहीं डरा। इसके बाद वो कई बार जंगल में आया और हर बार उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। 11 साल की उम्र से उसने अकेले जंगल में प्रवेश किया और लगभग 2,30,000 वर्ष की शक्ति वाले डार्क डेमन इविल गॉड टाइगर को सीधे हरा दिया और उसे अपनी सोल रिंग बनने के लिए तैयार कर लिया। उसकी यह युद्ध शक्ति साधारण टाइटल डाउलुओं से भी कहीं ज्यादा है। उसकी 5वीं सोल रिंग 1 लाख वर्ष की है और 6ठी सोल रिंग 2,30,000 वर्ष की। उसकी नींव बेहद मजबूत है और पूरे मानव संसार में भी दुर्लभ है। फिर भी वान याओ वांग के मन में चिंता बनी रही, लेकिन अगर किसी दिन वो इंसानों के पक्ष में खड़ा होकर अपनी शक्ति हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे तो? दितियान ने दृढ़ता से कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। पिछले लगभग 3 महीनों से वो दोनों पक्षों के बीच घूम रहा है। हमने उसे सर्वोच्च शक्ति दी है। वो इंसानों और सोल बीस्ट के लिए साथ रहने का रास्ता खोलना चाहता है। भले ही आगे का रास्ता धुंधला हो, फिर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से ये बेहतर है। बीजी को अचानक समझ आया और वो मुस्कुराई, तो तुम और मास्टर एक ही तरह का दाव खेल रहे हो? शुंगजुन ने भारी आवाज में पूछा, और अगर ये दाव हार गए तो? दितियान ने मार्शल सोल सिटी की दिशा में देखा। युवक की आकृति बहुत पहले ही आसमान के पार गायब हो चुकी थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हार गए तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वर्तमान निराशाजनक स्थिति जारी रहेगी, लेकिन अगर जीत गए तो शायद इंसान और सोल बीस्ट सच में साथ रह सकेंगे। शुंगजुन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो मुड़ा और घने जंगल की ओर चला गया। बाकी भयंकर सोल बीस्ट भी एक एक करके वहां से चले गए। अंत में केवल दितियान अकेला खड़ा रह गया। उसने शांत झील की सतह को देखा और धीमी आवाज में झील के तल में सो रही गुआन युएना से पूछा, वो बच्चा आखिर कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? झील के नीचे गुआन युएना ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में तारों भरा आकाश झिलमिला रहा था। उसने मन ही मन केवल एक शब्द दोहराया, परिवर्तन। फिर वो दोबारा सो गई, इस उम्मीद के साथ कि वो युवक अपना उत्तर खुद देगा। अंधकार अंतहीन था। टैंग हाओ की चेतना बिना किसी दिशा के तैर रही थी। मरने से पहले उसकी टूटी हुई हड्डियां और आ येन का कोमल मुस्कुराता चेहरा बार बार उसके दिमाग में उभर रहा था। उसे साफ पता था कि उसकी मौत एक विशाल जानवर के पैरों तले कुचलकर हुई थी। अनंत शून्य ने उसकी आत्मा को कैद कर रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ एक पल के लिए यहां था या 10,000 वर्षों से। अचानक अराजकता को चीरती हुई सुनहरी रोशनी की एक तेज किरण वहां उतरी। एक विशाल और वैभव से भरी शक्ति ने टैंग हाओ की बची हुई चेतना को हिला दिया। 9 आसमानों की गरज जैसी आवाज उसकी आत्मा में गूंज उठी, टोंग हाओ टोंग हाओ। टोंग हाओ की चेतना कांप उठती। उसके भीतर दबा हुआ सारा क्रोध अचानक उमड़ पड़ा। उसे क्यान जुंजी से नफरत थी, उसे मार्शल सोल हॉल से नफरत थी, और उससे भी ज्यादा उसे अपनी कमजोरी से नफरत थी, क्योंकि वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाया था। वो बेबसी से मर गया था, लेकिन उसके दिल में अभी केवल नफरत बची थी। मैं अशूरा गॉड हूं, मैं तुम्हें नया जीवन दे सकता हूं और तुम्हें बदला लेने की असीम शक्ति प्रदान कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। टोंग हाओ ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं तैयार हूं। सुनहरी रोशनी ने उसकी आत्मा को पूरी तरह लपेट लिया। उसकी आत्मा शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी और अंततः स्लॉटर सिटी में जा गिरी। ये खून से भरी हुई एक भयानक दुनिया थी। भूमिगत ब्लड पूल में हजारों मृतकों की नफरत से बनी तरल किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। अशूरा गॉड ने टैंग हाओ की चेतना को उस भयानक किलिंग इंटेंट के अंदर डाल दिया। फाड़ने और दोबारा बनाने वाली भयंकर पीड़ा ने उसकी आत्मा को पूरी तरह घेर लिया। ये दर्द जीवन और मृत्यु के बीच महसूस होने वाले दर्द से भी 100 गुना ज्यादा भयानक था। वो संघर्ष नहीं कर सकता था। वो केवल अपनी आत्मा के इस भयानक परिवर्तन को सहने के लिए मजबूर था। पता नहीं कितने समय तक वो इस पीड़ा को सहता रहा। अंततः दर्द धीरे धीरे शांत हो गया। टांग हाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखों के सामने रक्त जैसा लाल आकाश था। उसने नीचे देखा। उसके दोनों हाथ शुद्ध किलिंग इंटेंट से बने हुए थे। उसकी त्वचा सफेद और हड्डियों जैसी दिखाई दे रही थी, जबकि पूरे शरीर पर रक्त जैसी लाल धारियां फैली हुई थी। उसने हाथ उठाकर मुट्ठी बांधी। उसके पूरे शरीर में विशाल शक्ति भर गई। इस समय वो पहले वाला टैंग हाउ नहीं था। अब वो उस पुराने लगभग टाइटल डूलो स्तर वाले टैंग हाउ से पूरी तरह अलग था। उसके चारों ओर 8 काली और 1 लाल कुल 9 सोल रिंग्स घूम रही थी। टैंग हाउ अकेला स्लॉटर सिटी की उन सड़कों पर घूमता रहा जहां कभी दिन का उजाला नहीं होता था। हर तरफ लगातार हत्याएं हो रही थी। जमीन पर सफेद हड्डियां बिखरी हुई थी। कमजोर लोग ताकतवर लोगों के लिए शिकार बन चुके थे। अनंत हत्या का चक्र बार बार दोहराया जा रहा था। उसके शरीर से निकलने वाले भयानक सोल रिंग दबाव को महसूस करते ही आसपास के लोग दूर भाग गए। कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन टैंग हाउ को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके मन में केवल इन टैंग सान और मार्शल सोल हॉल से लिया जाने वाला खून का बदला था। 5वें दिन टैंग हाउ फिर से भूमिगत महल में लौट आया। लाल पत्थर का दरवाजा बंद था। उसने हाथ उठाकर दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। अंदर से एक भारी आवाज आई और उसे भीतर आने का संकेत मिला। साधारण और बेहद सादे कमरे में स्लॉटर किंग सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ में लाल रंग के तरल से भरा प्याला था। अचानक लाल रंग का क्लियर स्काई हैमर प्रकट हुआ। उसके चारों ओर 8 काली और 1 लाल कुल 9 सोल रिंग्स घूमने लगी। लाल रंग की आभा ने उन सोल रिंग्स को और भी ज्यादा चुभने वाला बना दिया। स्लॉटर किंग की आंखों में संतुष्टि दिखाई दी। लॉर्ड अशूरा ने तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत अच्छा व्यवहार किया है। टैंग हाउ ने क्लियर स्काई हैमर वापस समेट लिया। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसके मन में एक परिचित एहसास लगातार घूम रहा था। उसने सीधे पूछा, तुम्हारी शक्ति की आभा मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या हम पहले कभी मिले हैं?